जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से बीजेपी हार गई, ये बात कितनी सच है? चुनाव के पहले जो सर्वेक्षण हुए, आप तो डेली ट्रैकर करते हैं, महंगाई कहीं दिख रही है? लोगों के मन में ऐसा है कि महंगाई की वजह से हम सरकार को जिताएंगे या सरकार को हरा देंगे? महंगाई आलोक भाई बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे कोई मतलब किसी को इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि महंगाई मुद्दा है या नहीं, या लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है कि नहीं हुआ है। इस समय मैं अभी अपनी स्क्रीन पे जो आंकड़े देख रहा हूँ, 23 ये है 24 अक्टूबर का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। 23.4% लोगों ने कहा कि पूरे भारत में कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और 22.9% लोगों ने कहा दूसरे नंबर पे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना 11% पे जा चुका है नीचे घट के, यानी महंगाई और बेरोजगारी ये लगभग 23% के ऊपर दोनों सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। तो मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मुद्दा होना और चुनावी मुद्दा होना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर मुद्दा चुनावी मुद्दा बने, और जो चुनावी मुद्दा होता है वो हर चुनावी मुद्दा हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, ये भी जरूरी नहीं। दोनों चीजें काम करती हैं। मैं केवल दो चीजें इसमें हिमाचल प्रदेश के, चूंकि आपने इशारा किया, 10 दिन पहले हमारा एक गवर्नेंस ट्रैकर आया था कि लोगों की नाराजगी किससे है, एमएलए से है, एमपी से है, राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है, मुख्यमंत्री से है, ये तमाम चीजों के ऊपर आया था उस समय। और सबसे ज्यादा नाराजगी किन स्टेट लेवल के ऊपर इनकम्बेंसी या नाराजगी, एंगर सबसे ज्यादा जहां पे था उनमें सबसे नीचे तेलंगाना था, उसके बाद में जो राज्य था वो हिमाचल प्रदेश में था। मतलब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी या लोगों की नाराजगी सरकार से है, ये चीज लगभग 6-8 महीने से लगातार आ रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और वहां के नतीजे न तो मुझे विस्मित कर रहे हैं न चमत्कृत कर रहे हैं। मतलब इट वाज लाइक होना ही था। मतलब आप जिस तरीके से देखें, अगर महंगाई ही कारण है तो मामा की भी 4 सीटें उड़ जानी चाहिए थी। अगर महंगाई कारण है तो हिमंत सुषमा मुंह के बल गिर जाने चाहिए थे 5 सीटों के ऊपर। अगर महंगाई कारण है तो नए नए मुख्यमंत्री जो कर्नाटक में बने हैं उनका भी डब्बा गोल हो जाना चाहिए था। तो महंगाई अगर यही एक रीजन है तो बीजेपी को इन जगहों पे सफलता क्यों मिलनी चाहिए थी, इन मुख्यमंत्रियों को क्यों बेहतर सफलता मिलनी चाहिए थी? ऐसा तो है नहीं कि महंगाई जो है केवल विशेष रूप से प्रकटित हुई है हिमाचल प्रदेश में और बाकी जगहों से गायब हो गई। तो ये पहली बात, तो ये एक्सप्लेनेशन बेमानी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी अब उसी दिशा में जाएंगे, जिस दिशा में हमारे जो मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग जो हमने रिलीज की थी उसमें से नीचे से जो 5 थे उसमें से 4 ऑलरेडी प्रस्ताव हो चुका है। 2 जगह पे अभी भी मैं चमत्कृत हूँ। एक हिमाचल प्रदेश, तो अभी भी हिमाचल, सच्चाई है कि जनवरी में जब हमारा मुख्यमंत्रियों का सर्वे आया था उस समय हिमाचल प्रदेश उसमें नहीं था सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में, लेकिन वो अभी जुलाई के आसपास आते आते उनकी रेटिंग बिगड़ी है। लेकिन जनवरी में जब सर्वेक्षण किया था उस समय और अभी में भी एक और मुख्यमंत्री हैं जो अभी भी रॉक बॉटम में लगे हुए हैं, लेकिन नहीं बदले गए हैं। अब वो राजनीतिक समीकरण ऐसे होते हैं। अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री वो अभी भी रॉक बॉटम पे हैं, लेकिन बदले नहीं गए। तो हो सकता है उसका कारण, क्योंकि कल आपने जब हरियाणा के नतीजे भी देखे, उसका एक बड़ा विचित्र, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। मैं इसलिए इसको जिक्र कर रहा हूं कि आपने जरूर शुरुआत में बोल दिया था कि आप हिमाचल पे ही चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें सभी तरफ हैं। और शरद जी, नहीं यशवंत जी, आप बात सुनने, मैं हिमाचल पे चर्चा करना खासतौर पे चाहता हूं ऐसा नहीं है। हिमाचल पे चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत बुरी तरह गिरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गिरना तो स्वाभाविक मान लिया कि भाई वो टीएमसी ने वहां स्वीप कर लिया है, लेकिन हिमाचल को इनका अपना गढ़ माना जाता है, वहां गिरना, इसलिए उस पर चर्चा कर रहा हूँ। उससे जुड़े और विषय आ रहे हैं तो उनका कोई हर्ज नहीं है। देखिए, इसमें ये गिरे हैं, और गिरना इसमें आश्चर्यचकित इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी रेटिंग ऑलरेडी रसातल में जा रही थी। 10 दिन पहले मैंने जैसा कि बताया, गवर्नेंस वाले ट्रैकर में हमारे हिमाचल प्रदेश तेलंगाना के बाद में नीचे से लगा था जाकर के। तो इसलिए मुझे उनके खराब रेटिंग के चलते मुझे कतई कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ चमत्कार करेंगे इस बाई इलेक्शन में। इनफैक्ट वो अंडरलाइन होकर के और एक टिक मार्क लग गया कि हाँ भाई ऐसा ही है।
और तेलंगाना के रिजल्ट भी उसी तरीके से आपको कंफर्म करते हैं कि जब गुस्सा लोगों का होता है तो जिस तरीके से आता है वो आता है सामने। जो गुस्से के बावजूद भी जो हरियाणा मुझे थोड़ा सा विचित्र लग रहा है, देखिए इलाहाबाद जो है वो ऐसा है जिसमें चौटाला परिवार जो है अपने लिटरली अगर संविधान इजाजत दे और अपने घर के कुत्ते को भी खड़ा कर दे तो भी वो सीट जो है वो परिवार जीत जाए। ठीक है ना, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, जो भी जमीन की राजनीति जानते हैं वो जानते हैं। और उस जगह पे चौटाला साहब जो हैं वो इस्तीफा देते हैं, दोबारा चुनाव लड़ते हैं इस बात पे कि किसानों की मांग पे है, और जिस तरीके के किसानों का धरना प्रदर्शन हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो लगा कि जो पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं जो उपचुनाव के, वैसी लीड मुझे अपेक्षित थी हरियाणा में, कि 1-1.5 लाख वोट का मार्जिन पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शन में आ गया बायपोल में, वैसी मुझे उम्मीद थी कि हरियाणा में आएगा। और हरियाणा में क्या हुआ, बस मतलब जिसे कहते हैं बचते बचते इज्जत बची है उनकी, कोई ऐसा लंबे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल नहीं की है। जबकि हरियाणा में गवर्नेंस के ऊपर मुख्यमंत्री जो है सबसे नीचे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। तो कुछ ऐसी एक अजीबोगरीब मुझे लगता है इक्वेशनिंग है। कल मुझे शायद ये भी इस बात का एहसास हुआ कि ये जो किसान आंदोलन नाम की चीज है, ये धीमे पहले तो उसको होते होते कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका पंजाब, ये इधर की राजनीति के किसान इसमें आंदोलित हैं। अब ये केवल इस रीजन का ही नहीं है, उस रीजन के अंदर भी केवल और केवल जाट किसान आंदोलित हैं या जाट सेंटीमेंट आंदोलित है, ये उसका एक छोटा आंदोलन के रूप में मुझे उसकी अभिव्यक्ति दिख रही है। अन्यथा इलाहाबाद के नतीजे 70, 80, 90% वोट पड़ जाने चाहिए थे आयन रेड्डी को, जो नहीं हुआ। तो ये एक उसकी बारीक सी लहर लग रही है मुझे। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा कल मुझे उम्मीद थी कि इलाहाबाद में अगर ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो लंबे मार्जिन से जीतना चाहिए था चौटाला साहब को, लंबे मार्जिन से, नहीं हुआ। और ये महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा है, मैंने अभी आंकड़े बता दिए, 23% के करीब महंगाई और 23% के आसपास बेरोजगारी भारत में सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन ये इलेक्टोरल मुद्दे बनते हुए मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिन जगहों पे बीजेपी को सफलता मिली है वहां पे भी महंगाई है। इसका मतलब निस्संदेह कहीं बड़ी प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने ही गिरेबान में जानना चाहिए। या तो उनके गवर्नेंस में इशू है, या उनके व्यक्तिगत छवि में इशू है, या वो उनके एमएलएज में इशू है। जिस तरीके से भी देखना चाहें देखें, लेकिन ये लेम डक एक्सक्यूज जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये लंगड़ा बहाना है, इसमें चलने वाला बहाना नहीं है कि महंगाई मार गई। और वो मेरे ख्याल से उनकी विदाई इस स्टेटमेंट के आने के बाद तो और भी तय लग रही। जी, एक सवाल आपसे और पूछ लूं इससे पहले कि मैं और लोगों के पास चलूं। ये जब आप कह रहे हैं कि ट्रैकर में आ रहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा और महंगाई उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है, और फिर आपने कहा कि लेकिन जरूरी नहीं कि ये चुनावी मुद्दा बने, तो आप जिस तरह से बारीक ट्रैकिंग करते हैं उसमें चुनावी मुद्दे क्या बन रहे हैं ये भी तो देख रहे होंगे। वो क्या चीज, जैसे कहा जाता है लोग किस चीज पर वोट दे रहे हैं, वो क्या देखकर वोट देंगे? देखिए, चुनावी मुद्दे इसमें बहुत आसान होता है आलोक जी, आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब ये पूछते हैं कि आपके पास सामने सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, और आपसे ये पूछते हैं कि अच्छा मुद्दा तो ठीक है, आप वोट किसको देंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि इस वोट के ऊपर अगर सत्ता विरोधी लहर है तो वो सत्ता के विरोध में ज्यादा लोग उस मुद्दे को मानने वाले देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम ये पूछते हैं कि इस समस्या का समाधान कौन दे सकता है, कौन सी पार्टी दे सकती है, तो इन दोनों मुद्दों पे अभी भी बीजेपी एज ए पार्टी कांग्रेस के ऊपर कहीं ज्यादा स्कोर करती है कि ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान बीजेपी ज्यादा बेहतर दे सकती है, कांग्रेस ज्यादा बेहतर नहीं दे सकती। जहां पे बीजेपी की गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाई थी जिस समय, वो था आज से करीबन 6 महीने पहले का दौर, जब अप्रैल, मई, जून, इनफैक्ट जुलाई के पहले पखवाड़े तक कोविड के मुद्दे के ऊपर बीजेपी को बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। और लगभग 70-80% लोगों ने यह बोला था कि इसका समाधान कोई नहीं दे सकता। मतलब बीजेपी ने भी अपनी साख उसमें एक तरह से खो ली थी उस समय। तो कोविड की महामारी का जहां जहां पर भी बड़ा असर पड़ा है आलोक जी, और उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर के घनघोर नाराजगी है। जिनके जिनके घरों से लोग विदा हुए हैं, नहीं रहे हैं, उनके अंदर नाराजगी है, नहीं है ऐसी बात गलत होगी, ये गलत बयानी होगी जो भी ये समझे। लोगों के अंदर नाराजगी बहुत है, लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि आप इस सरकार से क्या आप नाराज हैं, बदलना चाहते हैं, लगभग 50% बोलते हैं कि हाँ हम नाराज हैं, हम बदलना चाहते हैं। 25% बोलते हैं तकरीबन कि हम नाराज नहीं है और हम ये सरकार रखना चाहते हैं। और 25% ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं अप्रोक्सीमेट बॉलपार्क आपको बता रहा हूं, जो ये कहते हैं
कि हम नाराज तो हैं लेकिन हम इस सरकार को बदलना नहीं चाहते। अब ये एक अजीब सी स्थिति है जिसमें 75% लोग किसी राज्य के बोले कि हम इस सरकार से नाराज हैं, लेकिन तब भी 40 से 44% तक लोग बोले कि हम वोट इस सरकार को देंगे। इसका मतलब यह है कि उस नाराजगी को टैप करने में एक विश्वसनीय विपक्ष की कमी वहां पर दिखाई दे रही है। जो विपक्ष है वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा। आप जनता को दोष नहीं दे सकते। मतलब मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, लोगों की नाराजगी सरकार की नाकामी के ऊपर बहुत साफ दिखती है, लेकिन अगर आप उस नाराजगी को आप उसे अपने वोट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी खुद की विश्वसनीयता में कहीं भारी कमी है कि जनता इतनी दुर्गति के बाद में भी आपको वोट देने को राजी नहीं है। ये विपक्षी कमी है। तो ये तमाम मुद्दे अलग अलग समय पे काम करते हैं। और कोविड जो था बीजेपी का एज ए गवर्निंग पार्टी ये रॉक बॉटम मूवमेंट था। लेकिन जहां तक आपकी बेरोजगारी समस्या वाला है, बेरोजगारी में अभी भी बड़ी तादाद में लोग बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी को नहीं कहना चाहिए, मोदी को देखते हैं। जैसे मोदी बात करते हैं, जो भी बात करते हैं उसमें उनको लगता है कि नहीं, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या कुछ उपाय है ये मोदी दे सकता है। महंगाई जो है ये अभी उस तरीके का डंक नहीं दिखा रही है, लेकिन अगर ये हाथ से बेलगाम बाहर हो गई तो अंतिम 2-3 हफ्तों में भी सेंटिमेंट और इमोशन कई बार बदल जाता है। हमने दिल्ली का 98 का चुनाव देखा है, 3 हफ्ते में मामला कहां से कहां पहुंच गया, प्याज के ऊपर, केवल प्याज के ऊपर। तो इसलिए महंगाई को कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। मुझे लगता है बीजेपी के भी जो रणनीतिकार होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति विशुद्ध रूप से उनकी अपनी सरकार की दुर्गति है, उनके मुख्यमंत्री की दुर्गति है। उस हार को महंगाई के सर पे फोड़ना, इससे बड़ी नितांत असत्य बात कोई नहीं हुई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।